अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे। अमेरिकन जो ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम था, आज अमेरिका ने उसको बंद कर दिया है। ये पाकिस्तानी तालब इल्म स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, आज उसको अमेरिका ने बंद कर दिया है। उसके बाद उनकी जो मिनिस्ट्री है कंसर्न, उन्होंने कहा कि जी आप वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑल्टरनेट ज़राए यूज़ करें स्कॉलरशिप के। अब ये देखना पड़ेगा इन स्टूडेंट्स को कि वो कौन से ज़राए हैं। अदरवाइज दिस वाज अ बिग स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। उसके अलावा पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ख़जाने मौजूद हैं। तमाम दुनिया को दावत देता हूँ कि इन मादनी ज़खायर में सरमाया कारी करें, ऐसा कहना है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का। और उसके अलावा उन्होंने ये भी ऐलान किया कि मादनी ज़खायर जो हैं उनको ख़ाम माल की शक्ल में बाहर ले जाने की आज से इजाज़त नहीं होगी, और जो है उनको प्रोडक्ट की सूरत में आप बाहर लेकर जा सकते हैं। ये वो उन लोगों को कह रहे थे जिनको इन्वेस्टमेंट की तरगीब दी जा रही थी। और इसके अलावा ये आज पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ जिसमें कुछ ममालिक ने शिरकत की, लेकिन मेरे लिए जो है इट वाज अटमोस्ट सरप्राइज, या फिर ये होना ही था कि 2-3 MOU के अलावा इसमें कोई काबिल ज़िक्र डेवलपमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के जो दुनिया भर के मिनरल्स और मादनियात हैं उनके बारे में जो अज़ाइम हैं वो बड़े जारहाना नज़र आ रहे हैं। हमने यूक्रेन का देखा, जो है उनके मादनियात के ऊपर उनकी नज़र भी है और उनकी वो डील भी करने जा रहे हैं। तो ऐसे में मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम जो है इसके क्या मानी है, ये मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा। इसके अलावा बलूचिस्तान और KPK में सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उस तनाज़र में बैरूनी सरमायाकारी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गो के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो आज शुरका थे उनको यकीन दिलाया कि जी अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए हम जो हो सका वो करेंगे। इसके अलावा PPP और नून लीग में जो नहरों का तनाज़ा है वो बयानबाजी की हद तक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कल एक डेवलपमेंट देखने में आई कि पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो पीपल्स पार्टी कर नहीं सकी क्योंकि नून लीग ने और इवन MQM ने भी उनको उनका साथ सिंपल मेजॉरिटी के लिए उनका साथ देने से इनकार कर दिया। इसका मतन था कि दरिया सिंध पर 6 नहरें नहीं बनाने देंगे और इसके अलावा सिंध का पानी कहीं और इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। सो मच सो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान थे उन्होंने PTI से भी रिक्वेस्ट की कि आप हमारा इसके ऊपर साथ दें, क्योंकि आप असम्बली से बाहर तो हमारे इस कॉज को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली इस कॉज को सबसे पहले सिंध में उठाया ही PTI ने था, और पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी, पहले उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत कर दिए थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जब ये इशू रेस किया गया PTI की तरफ से और GDA की तरफ से, तो उसके बाद फिर इन्होंने इस इशू को जो है इशू बनाया और फिर कहा जी सिंध का पानी कहीं इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी की इस करारदाद की हमायत से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा आज की डेवलपमेंट है कि इमरान खान की बहनों को आज भी अडाला जेल में मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि काफ़ी गुलगबाड़ा हुआ अभी तक चल रहा है। बल्कि अहमद खान बच्छड़ जो हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के, उनको भी अभी थोड़ी देर पहले अरेस्ट कर लिया गया वहाँ से। और फिर एक और क्वेश्चन जो 1 मिलियन का क्वेश्चन है कि अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान मिनरल फोरम जो था उसमें इन्वेस्टमेंट उसमें शिरकत क्यों नहीं की। इंट्रोडक्शन कहूँगा अपने मेहमानों का जो आज मेरे साथ हैं। अब्दुल राफे अफजाल है मेरे साथ। अब्दुल राफे, वेलकम टू द शो। सलीम भट्टी साहब इज फ्रॉम पीपल्स पार्टी, भट्टी साहब वेलकम टू द शो। और रिदा नूर है मेरे साथ। रिदा, वेलकम टू द शो। आपसे शुरू करते हैं राफे, कैसे देखते हैं जो अमेरिकन ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को बंद किया है? हाउ डू यू सी इट? जी, ये एक बिल्कुल इट्स पार्ट ऑफ आर्म ट्विस्ट जो हमारी की जा रही है इस वक्त जी। देखिए जी, USA में भी आप देखा जाए तो बड़ी जहरियत जब से ट्रम्प साहब आए हैं, जहरियत का मुजाहरा किया जा रहा है फॉरेन पॉलिसी में और पॉलिसीज़ के हवाले से।
جو خاص طور پہ گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام ہے، اس کو عام زبان میں یا جو یو گریڈ کے نام سے بھی مشہور ہے، اور یہ سن 2010 سے یہ فعال ہے. جو امریکی حکومت ہے جو 15 سال سے یہ پروگرام پاکستان میں چلا رہی تھی، جو سینکڑوں پاکستانی جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک ضرور دھچکا ہے، لیکن یہ دھچکا ان بچوں کے لیے ہے بالخصوص جو انڈر پریویلیجڈ ہیں یا جو پریویلیج نہیں ہے، کیونکہ جو استطاعت رکھتے ہیں، جو اس چیز کو برداشت کرتے ہیں، ان کے لیے پہلے بھی مسئلہ نہیں تھا، ان کے لیے اب بھی مسئلہ نہیں ہے. سو میری نظر میں پالیسیز ممالک اپنی تبدیل کرتے رہتے ہیں، تو پاکستانی گورنمنٹ کو البتہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے دوست ممالک یا جو جہاں بھی اپنا پاکستان کا انفلوئنس ہے، وی نیڈ ٹو انہینس آور اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامس. اور بالخصوص اپنے دوست ممالک میں ریسنٹ آذربائیجان نے بھی اپنی اسکالرشپس OIC کے پلیٹ فارم سے لانچ کی ہیں، تو پاکستان جو ہے اسے مزید اس طرح کی اسکالرشپس کو مطلب حکومت کہاں لڑے، ٹیرف پہ لڑے، یہ اسٹوڈنٹ ویزوں پہ لڑے، کہاں پہ لڑے؟ دیکھیں جی، سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں نا. اب آپ نے ایک چیز آتی ہے تو ایک چیز چلی جاتی ہے، نئے ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 10 دروازے کھل جاتے ہیں. آپ اوور ڈوئنگ نہیں کر رہے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب دیکھیں نا اپنی اکانومی کو بھی بڑا بوسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے جو دورے بیلاروس میں ابھی وہ جا رہے ہیں، بلکہ نواز شریف کو بھی لے کے جا رہے ہیں 9 تاریخ کو، مریم بی بی بھی جا رہی ہے. تو اب وہ دورے کریں، اکانومی کو کریں، یہ اسٹوڈنٹ ویزے کو کریں، پھر ٹیرف کو کریں، اور پھر بعد میں پھر امریکہ سے تعلقات کے لیے بتابیاں بھی ہیں ان کی. جی بالکل. دیکھیں اصل میں تو جو آپ کی پھر وہی بات ہے کہ پرائم منسٹر کسی ایک شعبے کا پرائم منسٹر تو نہیں ہوتا، اس کے لیے تمام شعبے انہیں دیکھنے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے. اور جتنے بھی وزیر اعظم گزرے ہیں وہ اپنی اپنی حد تک جہاں بھی جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں. تو جہاں تک بیلاروس کا تعلق آپ نے ظاہر کیا ہے، تو بیلاروس کے ساتھ پاکستان کے بڑے لانگ سٹینڈنگ ریلیشن شپ رہا ہے. یہ صرف مسلم لیگ نون کے دور کی بات نہیں ہے. الیگزینڈر لوکاشینکو جو پریزیڈنٹ ہیں بیلاروس کے، ان کے ساتھ پاکستان کی لانگ سٹینڈنگ پارٹنرشپ رہی ہے. بالخصوص یہ ایگریکلچرل پروگرامز اور دفاعی صنعت وغیرہ کے حوالے سے بیلاروس پاکستان کا اہم، لیکن بڑی تھوڑی سی ایکسپورٹس ہیں ان کے ساتھ. یا بالکل ہے، لمیٹڈ ہیں، کیونکہ ان بیلاروس کے اوپر 2 قسم کی سینکشنز ان پہ خود بھی لگی ہوئی ہیں. جی بیلاروس جو ہے وہ یورپ کی واحد ڈکٹیٹرشپ جس کو آپ کہا جاتا ہے، وہ کنسیڈر کی جاتی یورپین ہے. سینکشنز بھی ہیں ان پہ. جی جی بالکل اس طرح کہ وہ واحد ملک ہے جو یورپین جو ممالک کی یونین ہے اس میں شامل نہیں ہے، ناٹ EU بٹ ادر ون. سو لیکن اس پہ سینکشنز بھی ہیں. بڑی صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ پاکستان کے جو جیسے ابھی رافع نے کہا کہ وہ بچے جو ڈیزرو کرتے تھے ان کے سے ایک اپرچونٹی چھن گئی؟ ادروائز تو آپ کو بھی پتا کہ اکانومی کا کیا حال ہے، اور جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہ تو جا سکتے ہیں پڑھنے پیسے خرچ کے. تھینک یو کاشف صاحب. رافع صاحب نے بھی کہا مطلب، اور آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کیا کرے سب کچھ، ٹھیک ہے نا. اور دوسرے میرا تو یہ سوال ہے کہ کیا ہمیں ترقی اور خوشحالی کے لیے امریکہ جیسے استعماری سامراج کی طرف دیکھنا ہوگا، یا ہمیں اپنی نشاط ثانیہ کی طرف لوٹنا ہوگا جو ہماری مسلم نشاط ثانیہ ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیے کہ مسلم امہ اس نے دنیا کا کون سا ایسا شعبہ ہے سماج کے حوالے سے، طب کے حوالے سے ہو، سائنس کا کوئی ہو، بایولوجی کا ہو، فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو، یا ماہر فلکیات جو ہے مطلب اسٹرانومی کا بھی، کہاں ہے جہاں مسلمان جو لیڈ نہیں کر رہے تھے؟ اگر آج ہم بحیثیت قوم اکٹھے ہو جائیں اور ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنی پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کو بہتر بنانا ہے. ہمارے یہاں پر جو اساتذہ کرام بہت لائق فائق بھی موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کی یونیورسٹیوں کا کیا حال ہے. ہمیں اس کو اگر بہتر کر لیں تو کیا ہمیں امریکہ جانے کی ضرورت ہوگی، یا امریکی لوگ ہمارے پاس آئیں گے کہ تعلیم ہمیں دو؟ کیا اس سے پہلے پاکستان دنیا بھر کے لوگوں کو تعلیم سے روشناس نہیں کرواتا رہا، چاہے وہ عرب کنٹریز ہو یا سینٹرل ایشیا کے لوگ ہوں یا لاطینی امریکہ سے ہوں یا افریقہ سے ہوں؟ کیا ہمارے یہاں لوگ نہیں آتے؟ میرا تعلق پاکستان کے پسماندہ سے ضلع بہاولپور سے ہے. وہاں اسلامی یونیورسٹی میں، قائد اعظم میڈیکل کالج میں ہمارے ساتھ فارن اسٹوڈنٹس پڑھا کرتے تھے، اسکالرشپ پر آتے تھے. تو پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہے، پاکستان میں وسائل موجود ہیں. تو اگر ہم اپنی بے ایمانیوں کو چھوڑ دیں
बहैसियत सिर्फ हुकूमत नहीं, मैं हुकूमत पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं अब तनकीद कर रहा हूँ कौम पर, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि बहैसियत कौम हम इतने करप्ट हो चुके हैं जिंदगी के हर शोबे में कि हम तो नमाज भी सही तरीके से अदा नहीं करते खुदा के सामने जब लेकिन झुकते बड़ी हैं, साहब 2 साल उसमें भी पहले जल्दबाजी करके भाग मुझे जाते हैं। जब वीसी साहब ने बुलाया था वहाँ पे, तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी तो स्टेट ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी है, मतलब 55,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हैं, स्टेट ऑफ आर्ट, उसके जो फैकल्टीज हैं सब मैंने देखा है, जी। मतलब क्लास तो उसकी है, ये तो आप नो डाउट, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप, मेरा एक सवाल आपसे है दुनिया भर की अच्छी यूनिवर्सिटियों कि में आप जो उसका अहम मकाम हम है। स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, जी। जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, जो स्टैंडर्ड है वो भी गिरा है, अगर पिछले बहुत गिर 15-20 चुका साल है, से देखें बहुत गिर तो चुका है। आप इसको कसूरवार किसको ठहराते हैं? क्या उन ये हुक्मरानों बहस का देखिए, जिन्होंने, सुन लीजिए, उन हुक्मरानों को जिन्होंने जो तालीम है प्राइवेट सेक्टर को डेलिबरेटली ट्रांसफर की? नहीं देखें, हुक्मरान तो जो हैं सो हैं, मैंने तो कहा कि हम बहैसियत कौम हम खुद कहाँ खड़े हुए हैं, क्या हमें अपना किरदार अदा नहीं करना? अगर मैं उस्ताद हूँ, स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ या यूनिवर्सिटी में हूँ, तो क्या मुझे बच्चों को तालीम नहीं देनी? क्या अगर मैं एजुकेशनलिस्ट हूँ और मैंने प्राइवेट स्कूल अगर खोल लिया है या प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी बना ली है और मैं इस मुल्क के, इस कौम के बच्चों से फीसें ले रहा हूँ और उनको तालीम बेच रहा हूँ, तो कम से कम तालीम तो दे दूं उनको, फीस तो ले रहा हूँ मैं उनसे, अगर मैं उनको कुछ बेच रहा हूँ तो दयानतदारी से वो बेचता भी नहीं मैं। आपने बड़ा टॉपिक तो क्या ये हमें मतलब इस तरह अपने आप को तरक्की याफ्ता ममालिक के आज से बराबर लाने 35 के साल लिए पहले बहैसियत कौम सोचने की बड़ी जरूरत नहीं साहब, है? 35 से 40 साल पहले गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना हर स्टूडेंट का ख्वाब हुआ करता जुए शीर लाने के बराबर ठीक था है ना हमारे जी? जमाने में। When I was studying there, तो बड़े लिमिटेड लोग वहाँ पे आते थे और उसका एक लेवल था। पूरे पाकिस्तान से आते थे, हाँ आप ये जी, देखें। इसको ऑटोनोमस बॉडी किसने बनाया? हाँ। देखें आज ये कमर्शलाइज किसने किया? मैं देखें, मैंने हुक्मरानों को तो छोड़ा ही नहीं ना, कि हुक्मरान तबका तो बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, हमें मतलब चंदे मादूदे सियासतदानों के, जिनमें मैं सर फहरिस्त जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को क्रेडिट दूंगा कि उनके अलावा हम किसी को मतलब इस काबिल नहीं समझ सकते, तो उन्होंने वो काम किया हो जो पाकिस्तानी कौम के लिए, कौम बनने के लिए जरूरी था। बेनजीर भुट्टो साहब अगर थोड़े से वक्त के लिए आई तो उनको मौका ही नहीं मिला, 2-2.5 साल की हुकूमत में वो क्या कर सकती थी? उसके बाद भी अगर यूसुफ गिलानी साहब को भी इख्तियार मिला तो अख्तियार नहीं था। और देखिए मोहतरमा, आप जरूर बात कीजिएगा अपनी बारी पर, लेकिन बात यह है कि मैं बात करूं कि अख्तियार नहीं है आज भी, इख्तियार नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, इस पे बात करते आगे। पाकिस्तान में भी अख्तियार नहीं है, तो क्यों रिजाइन कर देना चाहिए? नहीं रिजाइन इसलिए नहीं करेंगे हम कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी अमल को मजबूत करने के अभी लिए, आगे चलते हैं, स्ट्रेंथन करने के लिए let's move उसके अमल का हिस्सा बने हैं। अगर ये वरना हमें कोई जमहूरियत है इतराज तो नहीं फिर असल जमहूरियत क्या है बड़ी साहब? आप तो वर्कर हैं, आपको तो पता है। नहीं देखिए मेरी बात इज सुनिए दिस डेमोक्रेसी? जनाब, ये इसमें बदतरीन शक्ल कह लें आप इसको। वफाकी वजीर खुद कहते हैं कि हाइब्रिड निजाम है ये। जी बेशक हाइब्रिड हो, मैं कहता हूँ बदतरीन शक्ल हो ये जमहूरियत की, लेकिन बदतरीन जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है, ये आप Right. इससे इनकार नहीं कर चलें, डिबेटेबल बात कर दिया आपने। रिदा कैसे देखती है ये जो अमेरिकन ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम? बेसिकली ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम था जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए था, इसको आज बंद कर दिया उन्होंने। ये अगर इसकी सोशल रिप्रिकेशंस देखें ना, तो मेरे हिसाब से इसकी ज़्यादा सोशल रिप्रिकेशंस नहीं बनती, क्योंकि ये जो प्रोग्राम था, एक्सचेंज प्रोग्राम, ये हायर एजुकेशन का प्रोग्राम था। इसमें कोई, अगर हम कहें ना कि पसमानदा इलाकों की रिप्रेजेंटेशन है, तो दैट वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये किन लोगों की रिप्रेजेंटेशन थी? ये वो उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन थी जो अच्छी क्लास में आता है, जो कि एक लिवेबल लाइफ पाकिस्तान में जी लेता है और कुछ ना कुछ करके वो हायर एजुकेशन या अमेरिका जाना बगैर स्कॉलरशिप के भी कुछ ना कुछ करके अफोर्ड कर सकते हैं, मेजर जो लोग हैं। तो इससे आवाम को तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ, अगर मैं कहूँ कि हुआ हो, क्योंकि पाकिस्तान में भी क्वालिटी एजुकेशन ऑल्दो नॉट दैट क्वालिटी अवेलेबल है। और अगर पाकिस्तान में नहीं भी है तो दूसरे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई बाहर पढ़ने का ख्वाहिशमंद है तो उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इसके बंद होने से, लेकिन इंटरनेशनली देखा जाए तो ये इसकी बहुत ज़्यादा रिपरकशंस हैं, क्योंकि ये पता लगता है कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ये है कि पहले तो इधर तो कोई आना नहीं चाहता पढ़ने के लिए, और दूसरा जो इधर के बच्चे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी से रोकना चाहिए। देखें, जो मुल्कों की जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं ना, इनका सारे का सारा ताल्लुक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ होता है। इनका ताल्लुक ये होता है कि आपने उनके कंट्री के स्टूडेंट्स को किस तरह अकोमोडेट किया, आप कितने फॉरेन कंट्रीज के लिए आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हो। आपके मुल्क में लोग दहशतगर्दी की वजह से, बुरहान की वजह से, आप देखें ना यहाँ पे अगर कोई फॉरेन एजुकेशन फॉरेन स्टूडेंट पढ़ने आ जाता है लाहौर में, क्योंकि मैंने सुना हुआ है, देखा तो नहीं,
سنیا کہ پنجاب یونیورسٹی میں جو ہاسٹلس تھے وہاں پہ چائنا سے اسٹوڈنٹس آئے ہوتے تھے, ملیشیا سے آئے ہوتے تھے, اور میں نے یہ اپنی بہت زیادہ سنا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہے, دیکھیں آج اگر کوئی فارن اسٹوڈنٹ آ جائے ٹیررزم پہ ریسرچ کرنے یا ڈیڈ لاک پہ یا بیڈ ڈیموکریسی پہ ریسرچ کرنے اگر پاکستان آتا ہے, اس کو کیا ملے گا؟ وہ پڑھ رہا ہوگا تو سب لائٹ کچھ ملے گا, چلی جو آپ کہہ رہی ہیں سب ملے گا اس کو سب, وہ پڑھ رہا ہوگا لائٹ چلی جائے گی. یہ تو حکومت ہے, وہ پڑھ رہا ہوگا پیٹرول ختم ہو جائے گا, گیس ختم ہو جائے گی. تو یہ اسٹوڈنٹس, جبکہ آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو آپ اسٹوڈنٹس کو اتنا زیادہ اکوموڈیٹ کرتے ہو, وہاں پہ ان کو ورک اپرچونیٹیز ملتی ہیں. تو پاکستان کا اچھا, ایجوکیشن مین اس میں مسئلہ یہ ہے جو اوورسیز میں جاتے ہیں کہ اپرچونٹی کام کرنے کی مل جاتی ہے, اس کے بعد وہ واپس کم ہی آتے ہیں. وہ تو اب واپس تو کوئی بھی نہیں آنا چاہتا پاکستان میں, لیکن ایکسچینج پروگرام کا ختم ہونا ہماری پور ڈیموکریسی اور پور ایجوکیشنل سسٹم کی ایگزامپل ہے. یہ وائبز جو ہیں آل اوور دا ورلڈ, یہ اچھی نہیں جائیں گی. آپ کا جی کہنے کا دکھایا مطلب جا یہ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں وہ ہمیں تب اکوموڈیٹ کریں گے جب ہم ان کے اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کریں گے. لیکن بات یہ کہ کیا کوئی اسٹوڈنٹ پاکستان میں آنا بھی چاہتا ہے یا نہیں؟ ان کو ایجوکیشنل پرابلم تو فیس کرنی پڑیں گی, اس کے علاوہ سوشل, لیگل, مورل اور ڈسکریمنیشن بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. تو اس کے بعد کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں آتا. ہمارے جو طلبات ہیں یونیورسٹیز کے, وہی فورن اسٹوڈنٹ برداشت نہیں کرتے. تو یہاں پہ ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہے. دوسرا ٹاپک ہے جی, پاکستان میں کھربوں ڈالرز کے معدنی خزانے موجود ہیں. تمام دنیا کو دعوت دیتا ہوں کہ ان معدنی ذخائر میں سرمایہ کاری کریں. ایسا کہنا ہے شہباز شریف صاحب کا, بلکہ انہوں نے ایک بڑا جملہ بولا جو مجھے تو نہیں سمجھ آیا. تو انہوں نے کہا جی انویسٹرز جو ہیں ان کو میں اپنا ماسٹر کہتا ہوں. تو یہ تو ماسٹرز والی بات جو ہے ان کے دماغ میں کہاں پہ ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. کہ یہ تو ظاہر ہے کہ انویسٹر ماسٹر تو نہیں ہوتا, آپ برابری کی سطح پہ کام کرتے ہیں, جوائنٹ وینچر ہوتے ہیں, پارٹنرز ہوتے ہیں. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ دیکھیں جی, پاکستان کو اکثر و بیشتر مختلف ادوار میں سلیپنگ جائنٹ کا لقب دیا جاتا ہے کہ پاکستان سلیپنگ جائنٹ بکس میں بھی کئی دفعہ ریفرنس کوٹ کیا گیا ہے اس کو, اور باقی بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہ کبھی سلیپنگ جائنٹ ہے, دس از ناٹ نو لانگر سلیپنگ جائنٹ ایکچولی. سو بیسکلی جو سلیپنگ جائنٹ کی ٹرم ہے نا, ایک پاکستان کے پوٹینشیل کو دبانے کے لیے نارملی یوز کی جاتی ہے. پاکستان میں از اے ہیوج پوٹینشیل, جو نیڈ ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرنے کی ہے. آپ ریسنٹلی اسٹیٹسٹکس کے اکارڈنگلی بھی اور ورلڈ کی ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے اکارڈنگلی بھی پاکستان میں 5 to 6 ٹریلین بلکہ اس سے بھی زیادہ کے ایکسپیکٹڈ جو ان ایکسپلورڈ نیچرل ریسورسز ہیں آف گولڈ, منرلز اینڈ ادر وہ انٹیپڈ وہ پاکستان میں موجود ہیں. اور پاکستان کا جو قرضے کا حجم ہے وہ بھی تقریباً 3.5 ارب 100 ارب ڈالرز کے لگ بھگ ہے. سو جو چیز اس میں نوٹس کرنے والی یہ ہے کہ آیا یہ کون لوگ ہیں, وہ کون سے طاقتیں ہیں جو پاکستان کو اسٹیبل کیوں نہیں ہونے دینا چاہتی. دیکھیں اگر یہ 6 ٹریلین ڈالرز 6 کھرب ڈالر کے تقریباً ذخائر ہیں, اس کا 1/6 بھی جو ہے وہ ہمارا قرض نہیں ہے. تو اگر ہم اس چیز کو یوٹیلائز کریں, اور خاص طور پہ آپ نے بالکل پروگرام کے شروع میں آپ نے کہا کہ اس کی خام جو معدنیات ہیں ان کی ایکسپورٹ کو روکا جائے, یہ بہت امپورٹنٹ جیسے ریکارڈنگ میں ہوا. جی بالکل بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے یہ. بیکاز دیکھیں جب آپ فار ایگزامپل ایک چیز ہے جو ایک زمین سے نکل رہی ہے, ہمارا آپ نے بیک اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارا پنک سالٹ بھی اس طریقے سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ملک اپنا لیبل کر کے بیچتے رہے ہیں. ایون انڈیا, جی ایون انڈیا ان دی مڈل ایسٹ مارکیٹس اور ساری جگہوں پہ, تو اس پہ بلکہ میں نے یورپ میں دیکھا انڈیا کا ٹیگ لگا ہے پاکستانی. جیو پولیٹیکل اسٹیٹس جو پاکستان کو اسٹیٹس ہے پنک سالٹ کا, وہ پھر پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان کی صاحب کی گورنمنٹ میں اس کو دلوایا گیا. تو تھنگ از دیٹ کہ یہ پاکستان میں بہت شروع سے ہوتا رہا ہے. تو اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے, نہ صرف پنک سالٹ کے بارے میں بلکہ ادر جو ہماری دیگر منرلز ہیں اس کے بارے میں بھی. لیکن کیا یہ جو بیان ان کا آیا ہے, کیا یہ صرف بیان کی حد تک ہی ہے یا اس پہ عمل درآمد؟ یہ بیان تو انہوں نے 2013 میں بھی دیا تھا. جی وہی نا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پرابلم یہ ہے کہ بیانات تو پوائنٹ سکورنگ کے لیے بعض اوقات دے دیے جاتے ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد کتنا کیا جاتا ہے, دیٹس دی مین تھنگ. اگر گورنمنٹ اس چیز کو میک شور کرتی ہے کہ جو ہمارے منرلز ہیں اور جو ساری چیزیں آج اس کانفرنس میں 2-3 روزہ کانفرنس تھی یہ طے پائی ہیں, کیا پاکستان واقعی ان چیزوں کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرتا ہے؟ اگر کر لیتا ہے تو نہیں, پاکستان تو نہیں کر رہا نا. پاکستان تو انوائٹ کر رہا ہے لوگوں کو کہ آپ انویسٹمنٹ کریں, آپ نکالیں اور پھر یہاں سے ہمارے ساتھ آپ پارٹنرشپ کریں. دیکھیں وہی فار ایگزامپل
پاکستان کے پاس ابھی کرنٹلی اگر ہم دیکھیں ریکو ڈیک کو ہم نے لیز آؤٹ کیا ہے, باقی بھی جو ہمارے منرلز ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کے یہاں سے اس کو نکالیں. اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سرمایہ کی کمی ہے کہ اس کو نکالنے, ایکسپرٹیز کی کمی ہے, جی ایکسپرٹیز کی کمی ہے, سرمایہ کی کمی. تو وی نیڈ ٹو, ہمیں چاہیے کہ ہم ان جو لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں, یہ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ایسا انوائٹ کریں کہ اب ہم نے ان سے سیکھنا ہے, اور سیکھ کے اب بعد میں جو ہم ایکسپلوریشن کا کام ہے, دیٹس واٹ آرمی چیف سیڈ. دیکھیں ہمیں خود کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر کانسٹنٹلی لوگوں پہ منحصر رہیں گے تو آپ جب کوئی کسی کے سہارے چلتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں, مختصر سا جواب دیجیے گا کہ یہ جو کانفرنس آج ہوئی ہے بڑی ہیسٹ میں ہوئی ہے, کیونکہ آج جو ہوا ہے اس میں تو ایم او یو ہی سائن ہوا, ہم تو 3 سال سے ایم او یو دیکھ رہے ہیں نا جی. جی دیکھیں اصل میں جہاں تک ایم او یو ڈزنٹ مین انویسٹمنٹ. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان از کرنٹلی ان دا ڈائر سچویشن کہ ہمیں جو انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے ڈیو ٹو آور اکنامک کرائسس وغیرہ. سو بالکل جلد کوشش کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی کیا جا سکے, بے شمار ممالک کو انوائٹ کیا, کچھ آئے کچھ نہیں آئے. تو یہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ ہی ہر کانفرنس میں ہوتا ہے, بٹ یہ ہے کہ اس کی آؤٹ کم اس ایم او یوز کی کتنی افیکٹو ہوتی ہے یہی دیکھنا پڑے گا کہ گورنمنٹ یہ صرف ایم او آپ یوز کی ٹھیک کہہ حد رہے ہیں, تک ہی ہے. لیکن یہ جو سارا پروسیجر ہے, پروسیس ہے, یہ بہت لانگ ٹرم ہے. جی بڑی صاحب کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا جی باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی را مٹیریل جو ہے. کاشف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ ایک مثبت اقدام ہے کہ انہوں نے فارن انویسٹرز کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ تشریف لائیں, ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کریں اور کام کریں ہمارے منرلز کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ساتھ ایک بڑا بولڈ سٹیپ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے, ڈیولپ کرنے کے لیے یہ بھی مطلب کہا ہے کہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں سے را مٹیریل آپ لے کر جائیں, بلکہ آپ را مٹیریل کو ریفائن کرنے کے لیے, ان کو پروڈکٹ میں چینج کرنے کے لیے یہاں پر انڈسٹری بھی لگائیں. اور اگر اللہ کرے یہ چیزیں پاکستان میں ہو جاتی ہیں کہ فارن انویسٹر آتے ہیں اور انڈسٹری بھی اس حوالے سے لگاتے ہیں, تو نہ صرف یہ ہے کہ مطلب جو را مٹیریل وہ تیار ہو کر جب پاکستان سے باہر جائے گا اس کا بھی بینیفٹ پاکستان کو ملے گا, بلکہ جو انڈسٹری پاکستان میں لگائی جائے گی اس کا فائدہ بھی پاکستان کے ہنرمند جو نوجوان طبقہ ہے, محنت کش اور مزدور لوگ ہیں, ان کو روزی بھی ملے گی. اور یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے. اس میں جہاں تک آپ کہ جی ایم او یو صرف سائن ہوئے ہیں اور اس کا دیکھیں یہ ایک کوشش ہے, کوشش تو جاری رہنی صاحب. اس چاہیے. میں یہ بھی ہے کہ یہ جو صوبوں میں سے نکلتے ہیں منرلز وہ زیادہ کہ زیادہ ان کا حق ہوتا ہے, لیکن آج جو کے پی کے میں قرارداد پیش کی گئی ہے وہ بھی یہ ٹاک آف دا کنٹری بنی ہوئی ہے. مبینہ طور پر اس میں یہ کہا گیا کہ جی آپ جو اپنے ذخائر ہیں وہ سرنڈر کر دیجئے ٹو دا مرکز. دیکھیں آپ کو آپ کا جو تھر ہے 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کی جو حکومت ہے, کوئی بھی ہو, آپ کی ہو یا کسی کی, وہ یہی کہتی ہے کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے. اس سے پہلے وہ نیشنل ایسٹ تھا. تو اس کا مطلب اگر ایسی کوئی بھی ایسٹس جو ہیں وہ تو ہمارے مرکز کے ہوں یا صوبوں کے ہوں, ہیں تو ہمارے ہی قومی نا پاکستان کے, تو مطلب یہ صرف ٹیکس یا ریونیو کلیکشن کے حوالے سے مطلب یہ کچھ اصلاحات ہیں کہ وہاں سے ریونیو اکٹھا کر کے مقامی لوگوں پر اور مقامی علاقوں پر خرچ کیا جا سکے, اس حوالے سے مطلب یہ سینکشن لگائی جاتی ہیں. ادروائز تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی کوئی قباحت ہے کہ اگر مرکز لے جائے گا تو مرکز اٹھا کے اس کو مطلب کوئی چین کو نہیں دے دے گا یا روس کو نہیں دے دے گا, یا صوبے ہوں گے تو وہ ہندوستان کو نہیں دے دیں گے. خرچ تو پاکستان پر ہی ہوں گے نا. اب وہ چاہے چولستان میں ہوں, تھر میں ہوں, یا سوابی میں ہوں, یا ریکویڈک پر ہوں, یا سبی میں ہوں, تو ہے تو سب یہ پاکستان, سب ہمارا ہی وطن ہے. گلگت بلتستان سے نکلنے والے ذخائر ہیں, وہاں سے آمدنی حاصل ہوتی ہے, تو وہاں کی لوکل ایریا کے ان کے عوام کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل عوام کا بنیادی حق ہے, اور انسان کا بنیادی حق بھی ہے کہ مطلب جہاں اس کے وسائل موجود ہوں ان وسائل کو پہلے ان لوگوں پر آپ کا ٹیک چاہوں گا اس کے اوپر. انویسٹرز آر مائی ماسٹرز, وہ میرا خیال ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ ان کو مطلب ایک اچھا مطلب جیسٹر دیا جا سکے کہ آپ آئیں, ہمارے بھائی ہیں. تو دیکھیں بات سنیں, کام کریں, مطلب قوم کی حمیت کی ادھر پہ ہے. کبھی بھٹو صاحب ایسے کر کے نعرہ لگاتے تھے, آج ہمارے پرائم منسٹر کبھی کہتے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرز, پھر کہتے ہیں جی انویسٹرز آر مائی ماسٹرز. نہیں, میرا خیال ہے کہ شاید ایسی کوئی بات نہیں ہوگی ان کے ذہن میں کہ انویسٹر اور ماسٹر جو ہے کوئی بیگرز والی بات نہیں ہے اس میں. نہیں, پہلے کہتے تھے نا گڈ ول میں مطلب بات کہی ہے تو اس کو لائٹلی بوٹ میں لینا چاہیے. کوئی ایسی یہ ایشویبل بات نہیں ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ کی جائے. یہ وقت بھی آج میں نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو کی نیکڈ تصویریں پھینکنے والوں کو آج آپ سپورٹ کر رہے ہیں. ویسے
जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अगर जमहूरियत देखिए, असल आज इस मुल्क में अगर जमहूरियत है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की किसी दिन जमहूरियत का जद्दोजहद का प्रोग्राम समर है। रखेंगे भट्टी और साहब। मैं भी उसमें शामिल हूँ। सीधी सी बात है, मैं आपको भट्ट बताऊं, साहब, किसी मैं दिन- छोटा सा बच्चा था, मेरी मूछें नहीं निकली थी, मैंने उस वक्त से जद्दोजहद स्टार्ट कर दी थी आमरीत के खिलाफ, जनरल ज़ियाउल हक की शख्सियत फौजी आमरीत के खिलाफ। और आज मैं समझ लें कि अपने 60 साल से जिंदगी के गुजार चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी मैं इस मुल्क में अगर कोई बात कर रहा हूँ तो जमहूरियत की बात कर रहा हूँ, आमरीत के खिलाफ बात कर रहा भट्ट साहब, हूँ। हम और भी ये जब पीपल्स स्टूडेंट पार्टी था, का मैं वतीरा गवर्नमेंट है। कॉलेज का स्टूडेंट था ना, उस वक्त ज़ियाउल हक बहुत ही बुरा लगता था। जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते कोई थे भी ना, आमिर हो आज भी बुरा लगता जब है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते थे तो पता चलता था इसने तो तबाह कर दिया इस मुल्क को। तो हमने लेकिन मुशर्रफ अब के खिलाफ भी तो किया ना, स्टूडेंट लाइफ से अब निकलने के बाद प्रैक्टिकलिटी आपके देखा साथ खड़े कि होकर। देखिए मेरी बात सुने, अब प्रैक्टिकलिटी में जाए, अब प्रैक्टिकली आप देखें तो ये जो सियासतदान है आज क्या जमहूरियत के साथ हाल कर रहे हैं कि किस दिन रखेंगे इसके ऊपर प्रोग्राम। रिजा आप बताइएगा, ये अरबों डॉलर के खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर, देयर इज नो डाउट, दैट्स वाई कि आज बलूचिस्तान जो है पिछले 15 साल से आलमी ताकतों का प्ले ग्राउंड भी बना हुआ है। इसमें एक रीज़न ये भी है कि उनके अवाम को जो है वहाँ के अवाम को डिप्राइव किया गया बुनियादी हकूक़ से। कैसे देखते हैं आप सरमायाकारी की कोशिश की आर्मी चीफ साहब की डायनामिक पर्सनालिटी जो है, एफर्ट्स जो उनकी पर्सनालिटी एज पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कह रहे हैं जी इनकी डायनामिक में जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, पर्सनालिटी है, उसकी वजह से पॉसिबल हुआ कि इतने लोग यहाँ पर आज आए हैं। आपका टेक इसके ऊपर? तो देखिए, अभी जो सिचुएशन है ना कि एक ऐलान कर देना कि हम अपना रॉ मटेरियल नहीं देंगे बल्कि आपको यहाँ पे हम इंडस्ट्री देंगे, कि बड़ी डेंजरस लेकिन चीज है। ये पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो अभी रॉ मटेरियल से इनकम जनरेट हो रही है, ये उसके लिए लीगल है। ये तो वो है कि हमने ना बनने देनी है, ना जो बन रही बनने तो हम देंगे नहीं। मैं थोड़ा सा जी, आपको थोड़ा सा मेरा इंटेक ले लीजिए। जी जी वो इस सेंस में मैं कहता हूँ पॉजिटिव है कि यहाँ से पहले जो सोना निकल रहा था, मैं उस कंट्री का नाम नहीं लूंगा, वो सोना निकाल के बल्कि उसको जब वेट किया जाता था वो भी अपने कंट्री में जाके करते थे कि इतना लेके गए, क्योंकि बड़ी साहब ऐसी है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ा नुकसान उस तनाज़ुर में मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव बात है कि अगर आप उसको रॉ मटेरियल ना लेके जाने ये दें। बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात है, लेकिन रॉ मटेरियल बंद करके नहीं, आप रॉ मटेरियल की इंपोर्ट रहने दो, चलने दो एक्सपोर्ट, और साथ में आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई अच्छे से तरीके से इम्पैक्ट करो, अच्छा, आप attract उसके करो। साथ साथ कह रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि रॉ मटेरियल बंद हो जाना हमें समझने की जरूरत है। ये मादनियात है, इनको एक सर्टेन तरीका कार है। वैसे बड़ी अच्छी हमारे बात पास आपने की है कि वो जाहिर है कि नहीं है। अच्छा उस सेंस में अगर देखें तो ठीक है। बिल्कुल। अगर आप जैसे कह रही है कि रॉ मटेरियल को फुल चेकअप करके फिर उसकी वो वेट करके सिक्योरिटी टाइट करके फिर आप उसको एक्सपोर्ट अब करें। मैं आपको बताती हूँ, आप देखिए पाकिस्तान में आज भी डायमंड की मशीन लाना अलाउ नहीं है, डायमंड कटिंग अलाउ नहीं है। सिंगापुर करता है, जी बिल्कुल, नहीं लोकल नहीं कर बैंकॉक सकते, भी करता है। लोकल नहीं कर सकते। मैं पाकिस्तान पाकिस्तान की बात जी, नहीं कर रहा, वो कटिंग करते हैं, वो बिल्कुल। कितनी महंगी होगी। जी, तो डायमंड की जो कटिंग है यहाँ से रॉ जाता है, किस भाव हमें भी पता है, और वहां पे जाके कट होता है, और हमें अलाउड नहीं है बिजनेसमैन को कि आप मुझे machines कमर्शियल ब्रेक लेके का आओ। कहा जा रहा है, मैं यहीं से शुरू करेंगे। व्यूअर्स स्टे ट्यून्ड, मिड शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, यू आर वाचिंग आखिर कब तक। जी आप क्या बात कर रही थी, मशीन जो कटिंग की आप कह रही थी? जी मैं कहती पाकिस्तान में किसी भी इन्वेस्टर को ना, लोकल इन्वेस्टर को, फॉरेन इन्वेस्टर को कोई भी फेवरेबल सिचुएशन नहीं ले दी जा रही। तो ये कहना है कि हम मॉडर्न ईरा है, आप अब ये कैसे हो सकता है कि डायमंड की कटिंग की जो मशीन है वो आप नहीं ला सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते जी आप? पाकिस्तान में इलीगल है अगर किसी के क्यों? पास डायमंड। ये इसलिए क्योंकि उनके मुआहदे हैं दूसरे मुल्कों के साथ कि हम आपको डायमंड का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे ऑन द कंडीशन दैट यू वुड नॉट मेक द लोकल इंडस्ट्री ऑफ डायमंड इन योर ओन कंट्री, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो लोकल डायमंड मार्केट और सारे का ज्यादा जो हीरा है ना, साइन किए हुए हैं इंटरनेशनल जी कुछ पुराने ट्रीटी एग्रीमेंट्स हैं, पुराने एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके तहत आप पाकिस्तान में डायमंड की किसी भी किस्म का जो बनावट है मशीनों से जो वो बंद है, ममनू, और कोई करता है अच्छा, उसके वो खिलाफ। कटिंग के बाद जो उसमें से डायमंड होता है वो किधर जाता है फिर? वो उनका जी देखिए यहाँ से ना कोल इंडस्ट्री प्रॉपर जैसे पूरे के पूरे हम क्या कहें गड्ढे या माउंटेन्स या जो धात होती है ना वो जाती है, और उसके बाद वो किस तरह जाती है उसके बाद वो जानते हैं, उनका काम जाता है, वो धात के भाव खरीदते हैं डायमंड। अच्छा, चीप प्राइस के ऊपर। जी जी धात जो तो क्वेश्चन इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो ऐलान किया है कि हम खाम माल नहीं ले जाने देंगे, रॉ मटेरियल जो है, मैं समझता हूँ वो बेहतर है कि अगर इन चीजों की प्रोडक्शन यहाँ पर होने लग जाए तो ये पाकिस्तान के सारे कर्जे प्रोडक्शन भी तो अलाउ करे ना, प्रोडक्शन बैन अच्छी है। बात है आपकी, लेकिन ये भी सारी जो चीजें हैं ये पहले इसको
एम्बार्गोस खत्म करते हैं ना जी, बिल्कुल। ये लेके आए ना, शुरू करें। अब बिल्कुल लेकर आना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री से शुरू कर लें आप, लाना चाहिए मैं इनको, कहता और लेकर हूं शायद इसको कॉटेज इंडस्ट्री से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करें तो सही ना, करें कुछ। सही। जब मुआहदे रिवाइज तो हो जाते हैं, हो जाते हैं। देखिए अभी आईपीपीस का इशू था, वो भी रिवाइज, चीजें रिवाइज होती है वक्त के साथ साथ। राफेल और हो जहां जाते तक हैं, माहिरीन का लेकिन- ताल्लुक है ना काशिफ साहब, मैं अर्ज करूंगा कि देखें हमारे गली मोहल्लों में छोटे छोटे सुनार बैठे हुए हैं जो जेवरात तैयार करते हैं और मोतियों को चमकाते हैं, और जिस तरीके से मैं जिस इलाके में पैदा हुआ भावलपुर में, वो उसका नाम था सुनारों वाली गली, ठीक है ना। और हम बचपन से देखते थे कि हमारे घर से बाहर निकलते थे तो बाजार तक जाते जाते सुनारों की ही दुकानें थी, वो छोटे छोटे बच्चे और बड़े और बूढ़े 80 साल के भी वो लगे होते थे लेकिन चमकाने बड़ी साहब, के लिए, बनाने के लिए। मुझे और हैरत ऐसे ऐसे हुई है। शाहकार वो बनाते थे, तो ये हीरे भी अगर उनके हवाले हो जाएं, सारा कुछ क्योंकि पाकिस्तानी देखो ना, कारीगर बना अब तो लेंगे। लेजर के दौर है, आज से बल्कि 30 साल पहले से लेजर का दौर शुरू हो गया था, सिंगापुर, चाइना। तो हमारे ये इजाजत तो फिर जाहिर है हुक्मरानों की मुजरमाना गफलत है ना जी। बिल्कुल मुजरमाना गफलत है। लेकिन अगर आज अगर कोई पॉजिटिव स्टेप लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं कहता हूं कि हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हुक्मरान बिल्कुल, अपनी we are उसको supporting उससे it. खुश होकर Provided- तो अच्छा जी हम लेकर आ रहे हैं, मशीनें भी ला रहे हैं, इंडस्ट्री भी ला रहे हैं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी भी ला रहे आपकी हैं, बात से अच्छी मैं बात है, एग्री लेजर करता टेक्नोलॉजी भी हूं, लाएं। वी डू सपोर्ट इट, लेकिन प्रोवाइडेड कि हमारी कोई जेन्युइन इन्वेस्टमेंट आए, हम भी सीना तान के टेलीविजन पे बैठ के कहें कि हमारे पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, ना कि हमारे एमओयू सिर्फ साइन हो रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में कैसे एक इन्वेस्टमेंट आ सकती है जहाँ बिजली इतनी महंगी है, पेट्रोल नहीं है, सर्कमस्टांसेस नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इस वक्त डेड लॉक है, तो हाउ डू यू, आप यहाँ पे बजाय ये कि एंड करप्ट ब्यूरोक्रेसी, एग्जैक्टली यहाँ पे तो कोई आम बंदा भी नहीं चल सकता, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या चलेगी? और बट दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड। उसके साथ आप जो बाकी फार्म माल बिक रहा था उसकी भी बंद कर दोगे एक्सपोर्ट, तो फिर कैसे चलेगा? हमारी इनकम कहाँ से आएगी? हमारी जो मनी है वो कहाँ से आएगा? टैक्सेशन कहाँ से आएगी? लेकिन ये- प्राइम काशिफ साहब, मिनिस्टर मैं आपकी बात पे थोड़ा सा ऐड करूं। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो बात करते करते हैं हम, पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है। यही ब्यूरोक्रेसी जो अगर दुरुस्त हो जाए, इसको नुकेल डाल दी जाए कि ये ईमानदारी से काम करेगी और लोगों को काम करने देगी, उनको बेजा तब आप नहीं मेरे से करेगी, ज्यादा तो हमारा जानते हैं लोकल इन्वेस्टर भी जो है बहुत कुछ कर सकता है। पिछले 30 साल से हम यही देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर थे। कल कुछ इन्वेस्टर्स जो हमारे दोस्त थे उनका भी मैंने नाम लिया, लेकिन सारे बांग्लादेश, सिंगापुर और दूसरी जगहों पर ट्रांसफर हो गए। सो मच सो के दुबई में बहुत ज्यादा हमारे इन्वेस्टर्स चले गए यहाँ से, सारी बिल्कुल industry दुरुस्त shift हो है, बिल्कुल गई। दुरुस्त है। तो गवर्नमेंट की सारी गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज है ना जी। राफे, मुझे बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आया इज वेरी अग्रेसिव, और स्पेशली मिनरल्स और ये मादनियात जो हैं इनके बारे में उनका जो एटीट्यूड है, उनके जो अज़ाइम है वो बहुत जारहाना है, एग्रेसिव है। और ऐसे में मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हमने कर दिया, हमने अपनी प्रोडक्ट की थोड़ी नुमाइश भी वहाँ पे की, तो आप नहीं समझते कि एक हमने जो है ऑफर कर दी उसको कि वो हमारे ऊपर को अग्रेशन करे, दबाव डाले इन मिनरल्स को लेके? देखिए जहाँ तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो ट्रंप बहैसियत खुद एज अ पॉलिटिशियन के अलावा इज अ बिजनेसमैन। यस ही इज। तो वो एक बिजनेस टाइकून है और वो उस चीज़ों को उस नज़र से भी देखते हैं। तो जहाँ तक इसकी बात है, जैसा टैरिफ की रिसेंटली जो इशू हुआ था यूएस टैरिफ्स का, तो अभी तक है। आप अगर आपको हमसे फायदा हो रहा है तो हमें भी आपसे फायदा होना चाहिए। तो हमने उनके ऊपर 60% ड्यूटीज लगाई हुई है ना जी उनकी प्रोडक्ट। जब वर्ल्ड वाइड अभी तो टैरिफ की शुरुआत है, ये तिजारती जंग की शुरुआत है उसने तो 50% ही लगाई ना हमारे ऊपर। अभी है। लेकिन अब द थिंग इज दैट दिस इज द थिंग, या अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं बिलखुसूस, उनके लिए एक मौका है कि अपने आप को कहते हैं ना होश के नाखून लें और चीजों को बेहतर तरीके से अपॉर्चुनिटी को देखें। आप समझते हैं कि जो टैरिफ 29% लगा है, ये हमारे हुक्मरानों ने, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने खुद लगवाया, क्योंकि जब से वो आया था ये एक रात में तो उनका टैरिफ की पॉलिसी नहीं बनी है। हमने उन्हें मिसकैलकुलेट किया और हमारी तैयारी नहीं थी, नहीं तो हम उनसे पहले निगोशिएट करते। जो हमने उनकी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं उसमें रिडक्शन करके हम निगोशिएट करके 29% से बच सकते थे। देखिए जहाँ तक ये टैरिफ की बात है, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि टैरिफ लगेगा, ये इस तरह की कुछ चीज़ मुतवक्के थी, लेकिन वो इतना हो सकता है इस चीज़ की तवक्को नहीं थी दीगर ममालिक को भी। और वर्ल्ड वाइड आपने देखा होगा कि रिसेंटली चाहे वो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज है या सऊदी अरेबिया के स्टॉक एक्सचेंज है या अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, सब क्रैश किए हैं। लेकिन पाकिस्तान का 2 दिन बाद गिरा, क्योंकि इसकी जो है उनके साथ, बल्कि उसके ऊपर भी इन्होंने पहले दिन जब क्रैश नहीं हुआ तो वुज़रा ने बड़े नारे लगाए कि जी हमारा तो देखने जी खड़ा है, और कल फिर तारीख की
निचली तरीन सतह पे चला गया। जब बिल्कुल देखिए अफेक्ट तो होता है, चाहे वो न्यूयॉर्क स्टॉक जो मार्केट है या सिंगापुर की है, अफेक्ट तो होता है। हमारा तो बहुत छोटा सा जब शेयर हमारा थोड़ा है, लेकिन स्टिल दो के खासतौर पर डेवलपिंग नेशन 6,500 पॉइंट गिरा, बंद कर दिया उन्होंने कल तो। जी हाँ, वो एक दिन के लिए बंद की, दो गालबन के दिनों के लिए। बहरहाल अब जो चीज़ तो यूक्रेन की आपने बात की, तो यूक्रेन, अब ये एक और मैं यहाँ पे एक बात रेज करना चाहूँगा, वो ये है कि ये यूक्रेन सा जो मिडल डील है वो क्या है कि हमने आपकी मदद की जंग में, आप या तो हमें उसका पे बैक करें या अपने मिनरल्स की हमारे साथ डील कर लें, उससे चलिए अपना ज्यादा- मुल्क अपना गिरवी पे रखवा दें। उससे सुन लीजिए, तो अब हमें भी ज़ाहिर है कि हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स हैं ना, क्योंकि IMF को जो हमने कर्जा वापस करना है वो भी बेसिकली IMF को कौन चला रहा है पीछे से, अब ये भी तो देखें। मैं वही उस पे आता हूँ। मैंने कहने का मकसद है कि ये एक अलमिया है तमाम ममालिक के लिए जो अमेरिका से या अमेरिका की एड पे या डिफरेंट वर्ल्ड बैंक और IMF से भी से जो है ना वो डिफरेंट सूरतों में, चाहे वो अस्करी जो है कर्जा, वो हेल्प हेल्प सपोर्ट है या वो फाइनेंशियल सपोर्ट है। अब वो इस चीज को मद्देनजर रखें कि अगर यूक्रेन जैसा इत्तेहादी से अमेरिका मांग सकता है तो वो आपसे भी मांग सकता है, वो किसी से भी मांग सकता है। यही तो that's what I हमें wanted to know। या हमें अपनी रिलायंस जो है वो यूएस के ऊपर और दीगर ममालिक पे उसे कम करने की जरूरत है, और हमें अपने एवेन्यूज को फैलाने की जरूरत है कि हमारे पास और ऑप्शंस क्या हैं। तो बेसिकली ये एक मैं कहता हूँ कि आंख खोलने वाला हम इसको देख सकते हैं अगर वाकई खोल जाएं हमारे और अपना। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था आपसे जी कि जो आपको पता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया अमेरिका की वजह से, ठीक है जी, पूरी दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, तमाम ममालिक को एडजस्ट करनी पड़ेंगी अपनी पॉलिसीज जो हैं, तो इस माहौल में ये अच्छा था कि इस वक्त में ये किया जाता या इसको थोड़ा डिले कर लिया जाता। देखिए जहाँ तक इस फोरम की बात है तो डिफरेंट कंट्रीज में इंटरनली एक्सटर्नली, क्योंकि खारजा मूव और इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स तो हमेशा ऑन गोइंग रहती है और इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। सो अब उसकी बाज़ वक़्त ये सारी प्रेडिक्शन बेस्ड होता है नॉर्मली और मोस्टली। अब कुछ अगर आप मज़ीद उसमें जाएँ तो समटाइम्स यू नो कि व्हाट गोना हैपन, बट समटाइम्स आपको एक प्रेडिक्शन होती है कि इस तरह हो सकता है। सो इस मौके पे ये बिलखसूस ये मैं समझता हूँ कि अगर ये कहा जाए कि अमेरिका की अटेंशन के लिए ये किया जा रहा है, तो बल्कि मैं समझता हूँ कि ऐसा ना हो कि कहीं यूएस क्या कि हमने आपकी मदद की और वो बेड़िया हमारी तरफ आ जाए। बड़ी साहब ये आपने आखिर में बात की, घुमा के बात कर रहा है, वो बात यही थी कि वो बेड़िया हमारी तरफ ही ना आ जाए ना, इन जो हमारे जो जी कशिश साहब, बात ये है कि अभी हमें वो वक्त आ गया है कि हमें ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत में कदम रखना होगा। नहीं, वो ट्रम्प तो वो कर रहा है, वो गाने हकीकत के काम गाते कर हैं रहा है ना ना। कि हम जिंदा कौम हैं, ताबिंदा कौम है। अब हमें दिखाना चाहिए कि हम वाकई एक जिंदा कौम है और हमें ताबिंदगी बाकी है या नहीं है। कौन दिखाएगा? ये हमें बहसीत कौम दिखाना होगा, मेरी पाकिस्तानी कौम से, तमाम लोगों से, चाहे वो दुकानदार हैं, ताजिर हजरात हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, तालिब इल्म हैं, दानिश्वर हैं, क्लर्क हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जुडिशरी के लोग हैं। खुदा के वास्ते मेहरबानी फरमाएं, खासतौर पे हमारे मुक्तदिर इदारे जिनमें जुडिशरी भी आ जाती है, एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, कि इस मुल्क को, कौम को जिंदा कौम बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। आज बदकिस्मती है कि हमारी जुडिशरी में किसी मुस्लिम ज्यूरिस्ट का नाम सरे फहरिस्त नहीं है। जितने लोगों के नाम भी हम इज्जत के साथ लेते हैं तो वो हमारी तो बदकिस्मती ही है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। वो एक तो ये जो अपने आप को अच्छा कर लें, जहां इंसाफ मिलने लग जाए मुआशरे में, तो हमारा बलूचिस्तान भी बेहतर हो जाएगा, हमारा सरहद भी ठीक हो जाएगा, हमारा जनूबी पंजाब भी ठीक हो जाएगा। इस्लामाबाद से एक सहाफी के जो इंग्लैंड में या अमेरिका में उसके 2 भाइयों को वो गायब हुए हैं, तो उसकी वालदा ने उस दिन जस्टिस सरदार डोगर साहब की अदालत में कहा कि काश तुम्हारी जगह पर, बड़ा अफसोसनाक जुमला था, उन्होंने कहा जी काश कि यहाँ पे जस्टिस भगवान दास बैठा होता तो मुझे इंसाफ मिल जाता। बिल्कुल, अभी देखें ना, मतलब उस चीज को अब लिंक करें। पिछले दिनों कितनी बदकिस्मती है कि एक मजदूर मेहनत कश ने एक मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले जो थी उसके रवैये के खिलाफ दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी की। वो तो चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट जो है वो बजाय इसके कि उसको इंसाफ दिलाते, उसकी फैमिली को इंसाफ दिलाते, उसी पे FIR हो गई। हाई कोर्ट की तुम्हारी सिक्योरिटी पहले कम है क्या? खुदा का खौफ करें आप लोग, को चेंज कर दिया और FIR भी हो गई खुद। आप वो उसके मुख्तसर जवाब दीजिएगा, टाइम खत्म हो रहा है। बलूचिस्तान और KPK की सिक्योरिटी के सूरत हाल आप जानते हैं, और ऐसे में बैरूनी सरमायाकारी
मतलब पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको? जी जी, उसका सिर्फ एक ही हल है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो तालीम याफ्ता नौजवान मेहनत के लोग हैं, आप उनको बूस्ट कीजिए, आप उनको तरक्की दीजिए। आप जो सियासतदानों के साथ और वडेरे जागीरदार और ये जो सरदार है ना, नाम निहाद सरदार, जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कौम को लूट कर खा रहे हैं, जिनके साथ सर लगा हुआ है, नवाब लगा हुआ है, जिन्होंने हमारे मुसलमान कौम को, मुस्लिम उम्मा को अंग्रेजों की कुत्ते नहलाने वाली बात है हासिल किए हैं, ये अलकाबात, ये तो ठीक है बड़ी ना, देर पहले ये नवाज उनके शरीफ खिलाफ ने काम किया बेनजीर जाए। के बारे में कहा था जलसे में। देखिए, ये कहने को छोड़ दिया जाए, आज देखें ना, आज बलोचिस्तान की जितनी भी मादनियात हैं Right. उन पर किसका कब्जा है? उस सरदार और वडेरे हैं ना, जिन्होंने मुस्लिम लोगों को गर्दनें कटा के डिबेटेबल टॉपिक है जी। आप किसका नौजवानों को कब्जा है? दें, अमन होगा वहां पे बलोचिस्तान में, जब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, एम्पावर करने की आएगी, बात कर रहे तरक्की हैं होगी। आप। जी मुझे रिजा बताइएगा, क्विकली बता दीजिएगा, जो डोनाल्ड ट्रंप है अग्रेसिव है, और जाहिर है कि वो अपने मुल्क का जो रेवेन्यू है उसको डिफरेंट तरीकों से बाय फोर्स जो है एनफोर्स भी कर रहा है अपने ऑर्डर्स को, और रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है। तो ऐसे में जैसे हमने यूक्रेन में देखा कि मतलब उनके मिनरल्स की वो डील कर रहा है, और बल्कि वो कह रहा है कि जी हमने आपकी हेल्प की, उसके बदले में अपने मिनरल्स हमें दें, और वो ऑलमोस्ट ले चुका है, डील हो चुकी है। तो ऐसे में मिनरल इन्वेस्टमेंट फॉर्म करना, आप नहीं समझती कि ये हमारी ये जो एसेट्स हैं, चाहे हिडन है, इनके लिए खतरा हो सकता है? जी खतरा है, बिल्कुल है, हो सकता नहीं है ये खतरा, लेकिन दिस इज ऑन आवर गवर्नमेंट। ये इसका बेनिफिट देखें, कोई भी चीज़ ना जो फॉरेन रिलेशन है उधर इस तरह नहीं होता कि कोई भी एक मुल्क आपको पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे, ऐसा नहीं होता। हर मुल्क ने अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे करना होता है, उसकी गवर्नेंस ने ऐसे पोर्ट्रे करना होता है कैसे आप उस डील से, जो बिगर कंट्री है, देखिए जो बिगर कंट्री है उनका से है और हमेशा रहेगा तब तक जब उसकी तक माइट हम से तो खुद आप इनकार नहीं कर वो सकते। तब तक जब तक हम खुद बतौर मुसलमान, जैसे हम ऑटोमन एम्पायर अपेयर नहीं होते हमारा, तब तक मुसलमान मुल्क पस्ती का शिकार रहेंगे। लेकिन हमने इस पस्ती को किस तरह यूटिलाइज करना है, ये गुड गवर्नेंस पे रहता है। इंडिया जिस तरह यूटिलाइज कर रहा है, इंडिया को एक बहुत बड़ा कंट्री नहीं था, इट वाज द सेम कॉलोनी एज द पाकिस्तान, पर आज इंडिया का इंटरनेशनल वर्ल्ड में नाम है, उसकी लीडरशिप का नाम है, और उसमें उनके लीडर से ज्यादा देखिए जो इंडिया की सियासत के साथ हुआ ना, वैसा पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं हुआ आज तक। आप खुद देखें किस तरह उनके मोहसिनों को कत्ल किया गया। पाकिस्तान में तो फिर भी किसी हिसाब से उनको ठिकाने लगाया गया ना, इंडिया में तो सरेआम कत्ल किया गया है, और उसके बाद जो इंडिया की डेमोक्रेसी ने सफर किया है। लेकिन इंडिया आज भी एक मजबूत मुस्तहकम कंट्री है लीडरशिप के हवाले से। उसकी वजह उसकी वजह क्यों है? क्योंकि उनकी अवाम ठीक है, हमारी अवाम नहीं ठीक, हमारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, हमारी लीडरशिप क्यों खराब है? ब्यूरोक्रेसी की वजह से। कीपिंग दैट थिंग असाइड, जहां तक बात है कि आज भी अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी में है ही कौन, फॉरेन मिनिस्टर में है ही कौन, आप मुझे खुद बता देना। वो मेरा ख्याल में एक्सपर्टीज होनी चाहिए फॉरेन रिलेशन में, अगर आपके पास नहीं है तो आप बाहर से अनफॉर्चुनेट लो। है ना जी कि भुट्टो साहब के बाद या अजीज अहमद के बाद तो यहाँ हमारी फॉरेन पॉलिसी है ही कोई नहीं है। मतलब जाहिर है कि ये तो मेरे ख्याल adopted में है। एक बंदा अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर अगले साल वो फॉरेन मिनिस्टर आ जाता है तो उसके बाद तो मेरा ख्याल में आपने फिर मुल्क के साथ खेलना ही है। मुल्क को फुटबॉल बनाया हुआ है, मुल्क को आपने छक्के लास्ट लगाए हुए हैं। क्वेश्चन में वन लाइन आंसर दे दीजिए, पीपीपी और नून लीग में जो नहरों का तनाजा है, हाउ डू यू सी इट? देखिए जी, करारदाद नहीं पेश करने दी उन्होंने पीपल्स पार्टी को। देखिए अभी दोनों तरफ एक पंजाब वर्सेस सिंध चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली जो नजर आएगी लासानी सियासत की तरफ दोबारा एक कदम नजर आता है। जी बट साहब, मैं तो सिर्फ ये अर्ज करूंगा, देखिए ये कोई मुतनाज़ा मसला नहीं है। जैसे कालाबाग डैम को खाम का मुतनाज़ा बनाकर खराब किया गया पाकिस्तान को, इस इशू पर भी हमें सब मिलकर लोगों को, टॉपिक तो पूरे बड़ा पाकिस्तान लंबा, के लोगों टाइम खत्म हो गया को, मेरे एक्सपर्ट्स को मिलकर बैठकर सोचना होगा और कोई लायामल जी बनाना रिजा, होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी यही मानती हूँ कि इन डिस्प्यूट्स को पीसफुली सेटल करना चाहिए। और आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो मिनिस्टर्स और हुकूमत है ना, इनको ये लीडरशिप होती है कि यूनाइटेड फ्रंट बनाना। ये नहीं है कि आप आवाम के सामने लड़ो और आवाम Right. का कॉन्फिडेंस लूज करो। राइट, ये आप समझती हैं कि नूरा कुश्ती हो रही है? बिल्कुल ऐसे ही है। व्यूअर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। कल शब 10 बजे तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।